इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन एंड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इससे पहले हम एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट वॉल्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। सेपल्स और पेटल्स, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें सेपल्स और पेटल्स का कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम गायनोशियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एंड्रोशियम कंटेन करता है स्टैमेन। स्टैमेन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर है वो मेन पार्ट होता है स्टैमेन का। अगर हम डिफरेंट फ्लावर्स के स्टैमेन्स को ऑब्जर्व करें तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथर्स दिखाई देते हैं। मीन्स अगर हम माइक्रोस्कोप में एंथर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अलग अलग फ्लावर्स के डिफरेंट शेप और साइज के एंथर्स दिखाई देते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं स्टैमेन की। तो स्ट्रक्चर है जो एंथर का वो होता है बाइलोब्ड। अगर हम बाहर से देखते हैं इसको तो हमें ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है और हर लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि हर लोब कैसा होता है, डाईथीकस होता है स्टेमन का। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक सेक्शन कट करते हैं अगर हम एंथर का और फिर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक टेट्रागोनल 4 साइडेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है और हर कॉर्नर पे हमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है। मीन्स कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि एंथर कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। फिर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये और डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन सेक्स में। मीन्स 4 पोलन सेक्स बन जाते हैं एक एंथर में जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है और वो पोलन सेक्स फिर स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन्स को। अच्छा, यहाँ पे एक एंथर का स्ट्रक्चर भी गिवन है, मीन्स 4 साइडेड एंथर गिवन है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं। फिर अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो हमें दिखाई देता है कि उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। मीन्स कि 1 माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। अब इनमें से जो 3 बाहर वाली लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इन तीनों का सेम फंक्शन है। 2 फंक्शन है इनके, एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी और दूसरा ये हेल्प करती है डेहिसेंस ऑफ एंथर, मीन्स पोलन ग्रेन्स के रिलीज करने में हेल्प करेंगी। तो हो गए 2 फंक्शन, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर। अब हम बात करते हैं 4th लेयर की, टैपेटम। टैपेटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है और ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ डायग्राम में एक और टर्म गिवन है बीच में, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल्स। अब स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या फंक्शन है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अभी हमने देखा था कि एंथर के सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इसकी हर एक सेल कैपेबल होती है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन के लिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए इसकी हर एक सेल कैपेबल होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल्स बनेंगी, फिर मियोसिस 2 होगा तो 4 सेल्स बनेंगी और वो जो 4 सेल्स होंगी उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, मॉइस्चर रिमूव करता है, वैसे ही ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। 1 पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, एक्साइन एंड इंटाइन। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की उसको हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मीन्स कि ये ऐसा केमिकल है जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, हाई टेम्परेचर हो, एल्कलाइन कंडीशन हो या स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रेजेंट हो, तो ये डिग्रेड नहीं होगा। इसीलिए ये फॉसिल फॉर्म्स में अगर हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रिजर्व रहते हैं तो उसका रीज़न ये स्पोरोपोलेनिन ही होता है। लेकिन ये जो लेयर है एक्साइन की, स्पोरोपोलेनिन की, ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ये कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है लेयर। तो जहाँ पे ये एब्सेंट होती है उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम जर्म पोर्स। पोलन ग्रेन की जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, जो कंसिस्ट होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। एक जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल कंटेन करता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल है वो लार्जर सेल है जो रिजर्व फूड मटेरियल भी कंटेन करती है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है। और जो छोटी वाली सेल होती है उसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल।
जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। जो हमारे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म है उनमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्लांट से रिमूव हो जाते हैं इस टू सेल स्टेज पे, मीन्स कि जब पॉलन ग्रेन कंटेन करते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसके अलावा जो 40% एंजियोस्पर्म है उनमें 3 सेल स्टेज पे वो रिमूव आउट होते हैं फ्रॉम द प्लांट बॉडी। 3 सेल स्टेज मीन्स कि जनरेटिव सेल है फिर वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स अब उसमें 3 सेल्स होंगे, एक तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की उनके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस कुछ लोगों में। इसका एक एग्जांपल गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। पार्थेनियम को इंडिया में इंपोर्ट किया गया था वीट के साथ, मीन्स ये गलती से वीट के साथ इंपोर्ट हो गया था हमारे इंडिया में, जो कि अभी हर जगह स्प्रेड हो गया है और कुछ लोगों में ये एलर्जी कॉज करता है। पॉलन ग्रेन्स का एक बेनिफिट भी है कि वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, इसीलिए आजकल हम पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स और उनको फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं पॉलन ग्रेन्स के जो टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रेस हॉर्सेस को या फिर एथलीट्स को भी दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज पॉलन वायबिलिटी। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही प्लांट बॉडी से रिमूव आउट होते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए कैपेबल रहते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। ये जो पॉलन वायबिलिटी है ये वेरी करती है अलग अलग प्लांट्स में। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हमारी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे कि राइस, व्हीट है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स है 30 मिनट्स में अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं। जैसे ये प्लांट बॉडी से रिमूव होंगे तो 30 मिनट्स के बाद ये फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है इनकी ये लॉस कर देते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिलीज गिवन है यहाँ पे, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। इसके जो मेंबर्स हैं इनकी जो वायबिलिटी है रहती है पॉलन ग्रेन्स की वो मंथ्स तक रहती है। हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें हम किसी को भी, स्पर्म्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं, सीमन को, और इसके अलावा हम पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस लोअर टेम्परेचर पे हम पॉलन ग्रेन्स को जब स्टोर करते हैं पॉलन बैंक्स में, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन।